Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss unit number 10, that is income tax and corporate tax planning. We have already covered a lot of topics related to your exams, the important topics which are going to be coming in your exams, as well as we have covered a lot of units related to your exams. We have covered almost more than 4 or 5 units which are already uploaded on the channel. If you're new to this channel and if you haven't watched those videos, kindly subscribe to the channel and of course share these videos with your friends who need them so that they can also get help from these videos. Alright, so let's just start it. Right, so इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कौन से पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो हमारा कह सकते हैं ITR फॉर्म्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और जो अलाउंसेस वगैरह हैं। ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ हों। ठीक है, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत हो। ठीक है, तो आपसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ वही कवर अप करें जो कि एग्ज़ाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डेफिनेशंस भी आ जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेंगे इनकम टैक्स का। सबसे पहले जो है वो है आपकी डेफिनेशन असेसी की। ठीक है, तो असेसी कौन होता है? अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो ये वर्ड हम कई बार सुनते हैं, असेसी। ठीक है, सो हु इज़ असेसी? असेसी इज़ एनी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स। ठीक है, तो असेसी कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि लाइबल है क्या, इनकम टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, ना भी असेसी एनी पर्सन बोला है। ठीक है, तो एनी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है? इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल इंक्लूड हो जाएंगे, HUF इंक्लूड हो जाएगा, कंपनीज इंक्लूड हो रही हैं, फर्म्स इंक्लूड हो रही हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस इंक्लूड हो रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूड हो रही है, लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड हो रही है, एज वेल एज आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सनस भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आ गए? ये आपकी डेफिनेशन थी असेसी की। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करें असेसमेंट ईयर की। ठीक है, सो असेसमेंट ईयर क्या होती है? देखो, एक तो आप इन जनरल भी अगर इसको सोचेंगे, ठीक है, इसका मीनिंग लेके सोचेंगे, तो जिसमें आपकी इनकम असेस हो रही है। ठीक है, दैट इज़ योर असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर कब कौन सी ईयर के बाद आती है? प्रीवियस ईयर के बाद जो है असेसमेंट ईयर आती है। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर में क्या होता है? जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई होती है, ठीक है, उसको असेस किया जाता है और टैक्स किया जाता है। ठीक है, सो असेसमेंट ईयर इज़ द 12-month period starting from 1st April to 31st March of the following year. It is the year in which income earned during the previous year is assessed and taxed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम अर्न की थी फाइनेंशियल ईयर 2023 या 24 में, तो अब आपकी असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगी? आपकी असेसमेंट ईयर बन जाएगी 24 एंड 25। राइट, सो इस डेफिनेशन में हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, प्रीवियस ईयर भी देख लिया कि क्या होता है, एज वेल एज हमने देख लिया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर की जब बात की जाए तो प्रीवियस ईयर क्या होती है? जब जिस पर्टिकुलर ईयर में, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न करी होती है। ठीक है, दैट इज़ योर व्हाट, प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पता था कि असेसमेंट ईयर कब आता है, हमारी जो प्रीवियस ईयर है उसके बाद असेसमेंट ईयर आता है। ठीक है, तो अगर आपका असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23 to 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्रॉस टोटल इनकम की, GTI क्या होती है? ठीक है, तो GTI जब आप बात कर रहे होते हो तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस मतलब सम। ठीक है, द सम ऑफ द इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स। ठीक है, तो जितने 5 हेड्स है उन सबका जो टोटल होता है, ठीक है, विदाउट डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन से पहले जो सम होता है वो आपकी हो जाती है GTI, दैट इज़ ए ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज PGBP। ठीक है, और कैपिटल गेंस हो गए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इन पांचों हेड का जो सम होता है वो है आपकी क्या है? GTI, दैट इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए टोटल इनकम की। ठीक है, टोटल इनकम की जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता करना है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आपका जो GTI निकला था, GTI में क्या था? आपने पाँचों हेड्स को का सम था। ठीक है, जब आप टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे होते हो तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जो आप डिडक्शंस वगैरह खत्म होने के बाद जो आती है वो आपकी हो जाती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, सो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जब जो डराइव हुई है आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शंस जो है ATC से ATU तक के, उनको डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो आपका क्या हो जाता है? टैक्सेबल टोटल इनकम। ठीक है, किस में से डिडक्ट करेंगे आप इसको? आप करेंगे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम से। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात की जाए 5 हेड कौन कौन से आपको पता है, जैसे कि पहला सैलरी है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम लेंटिंग आउट योर प्रॉपर्टी दैट कम्स अंडर योर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर है बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप बिजनेस या किसी भी प्रोफेशनल सर्विस से तो आ गया, ठीक है। कैपिटल गेंस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपको कम कैपिटल असेट्स से, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, तो ये सब किसके अंदर आता है, या आता है आपका कैपिटल गेंस के अंदर। फिर अदर सोर्सेज की बात की जाए जैसे कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, लॉटरी हो रहा है, गैम्बलिंग, ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आपका अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एग्जाम्शंस की और डिडक्शंस की, ठीक है, तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्शंस और डिडक्शन के बीच में, ठीक है। सो एग्जाम्शंस क्या होती हैं, एग्जाम्शंस होती है कि इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब बेसिकली दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ठीक है। एग्जाम्प्ट मतलब पूरी तरह से ही खत्म है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि जिन पर इनकम टैक्स जो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, उन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। नाउ जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, ठीक है। और फिर अगर हम डिडक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो डिडक्शंस में क्या होता है कि आपका जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है टोटल इनकम से, ठीक है। जैसे कि अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि हम जब ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल रहे थे तो उसमें से हम लोग क्या करते थे, डिडक्शंस ले रहे थे, ठीक है। डिडक्शंस मतलब जो टोटल स्पेसिफिक अमाउंट जो था वो हम माइनस कर रहे थे ग्रॉस टोटल इनकम में से, ठीक है। तो डिडक्शंस में क्या होता है, डिडक्शंस आर द स्पेसिफिक अमाउंट्स रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, सच एज डिडक्शंस, ठीक है, कुछ कुछ जो भी डिडक्शंस है उनमें से आप रिड्यूस कर रहे हैं तो वो आपकी क्या हो गई, डिडक्शंस हो गई। नेक्स्ट अगर बात की जाए टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स की, ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल टैक्स रेट्स देखते हैं, ठीक है, या देखते हैं स्लैब्स होते हैं, ठीक है, तो स्लैब्स और जो टैक्स रेट्स होते हैं ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिविजुअल जो है टैक्सेबल पर्सन या फिर कौन है या किस टाइप का टैक्स पेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसका अमाउंट ऑफ इनकम क्या है, तो उसी हिसाब से आपका टैक्स रेट्स और स्लैब्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए टैक्स फाइलिंग एंड रिटर्न की, तो फाइलिंग एंड जो फाइलिंग होता है, ठीक है, फाइलिंग मतलब क्या, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं मैंडेटरी है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को जिसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है, मतलब बेसिकली जो उसकी इनकम है अगर वो एक्सीड करती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से तो फिर उसको मैंडेटरी हो जाता है टैक्स फाइल करना, ठीक है। सो रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो टिपिकल डेट है वो है 31 जुलाई फॉर द इंडिविजुअल्स एंड 30 सितंबर फॉर द बिजनेसेस, ठीक है। नाउ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, दैट इज़ योर टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है, टीडीएस एक तरह का मैकेनिज्म होता है जहाँ पर जो टैक्स है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है सोर्स पर, मतलब जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है ना वहाँ पर ही डायरेक्टली जो है डिडक्ट हो जाता है बिफोर पेइंग इट टू द एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे सैलरी का केस हो गया, ठीक है, तो सैलरी के केस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर पहले ही डिडक्ट कर लेता है टीडीएस फ्रॉम द सैलरी बिफोर पेइंग इट टू द अल्टीमेट एम्प्लॉयज़, ठीक है। और फिर वो जो टीडीएस जो डिडक्ट होता है अमाउंट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, बेसिकली डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आपको स्पेशली पता करना है कि कौन टैक्सेबल होगा कौन टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। सो द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, ठीक है। नाउ जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। तो पहला आपका आरओआर, फिर आपका हो गया एनओआर, सॉरी आरएनओआर, फिर आपका एनआरआई, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, दैट इज़ आरओआर, ठीक है। तो अब हम नॉर्मली अगर बात करें तो आपके पास रेसिडेंट होता है और या तो एनआरआई होगा, ठीक है, या तो उसको रेसिडेंट बोला फिर एनआरआई हो गया। फिर रेसिडेंट के अंदर भी आपको 2 कैटेगरी दी है, ओआर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनओआर, ठीक है। नाउ अब इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको चेक करने के लिए आपको बेसिक कंडीशंस को चेक करना होगा, ठीक है। तो आपको अगर चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है तो सबसे पहला उसको जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको दोनों कंडीशन जो बेसिक कंडीशंस हैं इनमें से कोई भी एक कंडीशन को मिट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मिट आउट कर लेता है, ठीक है, इंडिविजुअल, तो ही बिकम्स द रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है वो क्या क्या है, पहली कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में स्टे करता है फॉर 182 डेज और मोर, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है वो है कि इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज, ठीक है, 60 डेज या उससे ज़्यादा रहता है, एज वेल एज एंड लिखा है यहाँ पे, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है, एंड हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज मोर इन द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। 60 डेज और उससे ज़्यादा तो रह रहा है वो करंट प्रीवियस ईयर में, एज वेल एज उसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल रहा हो इंडिया में प्रोसीडिंग 4 ईयर्स तक, ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 365 डेज, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है इंडिविजुअल तो ही बिकम्स द रेसिडेंट,
ठीक है। अब वो रेसिडेंट बन गया, अब हमें चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो अगर हमको चेक करना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो हमें और दो एडिशनल कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो दो एडिशनल कंडीशंस हैं यहाँ पर आपको दोनों को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी वो बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि जब रेसिडेंट की बात हो रही थी यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होनी थी बेसिक कंडीशन में से, बट जब हम चेक कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो आपको दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक है, बोथ कंडीशंस मस्ट बी मेट। ठीक है, पहली कंडीशन एडिशनल कंडीशन में ये है कि रेसिडेंट हैज़ बीन अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर जो दूसरी कंडीशन है वो है कि द इंडिविजुअल हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस को मीट आउट कर देता देन ही बिकम्स व्हाट ROR, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, बट अगर वो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में रेसिडेंट क्या बन जाता है RNOR, दैट मीन्स रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब वो रेसिडेंट तो है बट वो एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दैट इज ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल व्हाट इफ़ अगर इंडिविजुअल ने ना तो कोई बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी, ठीक है, अगर उसने कोई बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम क्यों चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, बट अगर उसने कोई फुलफिल कर दी तो हम चेक कर लेंगे कि एडिशनल कंडीशन से दोनों मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मीट आउट कर रहा है तो आप बन जाएगा क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट अगर नहीं मीट आउट कर रहा है तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, बट व्हाट इफ़ अगर उसने बेसिक कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी हो, तो अगर वो ऐसा होता है केस, ऐसा केस आता है जहाँ पे दोनों बेसिक कंडीशन में से भी कोई फुलफिल नहीं करा, तो देन ही बिकम्स NRI, दैट इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब हम टैक्स इंसिडेंसेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो किस टाइप की इनकम पर कौन कौन टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या फिर अक्रू या राइज हो रही है इंडिया में, ठीक है, तो ग्लोबली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि रेसिडेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, फिर वो NRI है। ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। अगर इनकम इंडिया से जनरेट हुई है, अक्रू अराइज हुई है या फिर रिसीव हुई है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और ROR का जब केस होता है, दैट मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस होता है, तो वो भी ग्लोबली टैक्सेबल होता है। मतलब कोई भी तरह का अगर उसको बाहर से भी इनकम आ रहा है ना, तब भी वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली टैक्सेबल इनकम है, तो तीनों केसेस में जो है ये टैक्सेबल हो रहे हैं, तीनों लोग टैक्सेबल हो रहे हैं। ठीक है, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, अगर अक्रू और अराइज इन इंडिया, जैसे कि मैंने बताया इनकम अगर अक्रू और अराइज हो रही है इंडिया में, तो वो भी ग्लोबली टैक्सेबल हो जाएगी। अगैन तीनों केसेस में वो टैक्सेबल होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया मिली है, ठीक है, तो ROR के केस में तो देखो ग्लोबली टैक्सेबल है, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, RNOR के केस में ऐसा नहीं होगा, तो ही इज़ नॉट नॉन टैक्सेबल एज वेल एज यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया। फिर NR के केस में वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकम अक्रूइंग और राइजिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाला केस आ गया फिर से, तो क्योंकि ROR ग्लोबल टैक्सेबल, तो इस केस में भी वो टैक्सेबल होगा ही। ठीक है, और NR के केस में वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इनकम की जब बात करते हैं, ठीक है, सो एग्रीकल्चर इनकम उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है मैं ये बताऊँ। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, बट इसमें यह है कि आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, तो मोर ओवर आपसे जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। ठीक है, तो जो भी है जितने क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इस पर्टिकुलर टेबल से आते हैं। तो सबसे पहले हम ये टेबल ही देख लेते हैं। ठीक है, जब एग्रीकल्चर इनकम का केस चल रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, देखो दो तरह से आपका जो जैसे ऑपरेशन बेसिकली जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग या किसी बिजनेस में लगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो केस हो जा रहे हैं। ठीक है, पहला जैसे कि है यहाँ पर जैसे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है। ठीक है, तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी एंड फिर हम कॉफ़ी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब
प्रोसेस जो लिखे हैं, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, विथ और विदाउट, ठीक है, तो ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपकी क्या हो गई, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या है, जो रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो 60% एंड 40% का रेशियो है, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना। सो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, उसके केस में एग्रीकल्चर इनकम को आप 60% लेंगे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को 40% लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में जो है 65% आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम है और 35% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना। और अगर बचा हुआ जो है आपका कॉफ़ी का केस ग्रोइंग एंड क्योरिंग, ठीक है, ग्रोइंग क्योरिंग का केस है, तो उसमें 75% लेके रखा हुआ है कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम को, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 25% है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं, देखो जब जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाती है, ठीक है। सो दैट ओके, सो एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 10, बट सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इसमें प्रोवाइड करता है दैट इन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स से तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाएगी, बट स्टेट गवर्नमेंट तो लगा सकती है ना। So it may still be subject to a tax by the state government, ठीक है। It means that the state government may levy tax on the agricultural income according to their own रेगुलेशंस, ठीक है। इस पर लगता है पार्शियल इंटीग्रेशन का केस, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू उसके ऊपर टैक्सेशन लगता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दोनों इनकम ली जाती है, एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, देखो कंडीशन क्या है, इसको चेक करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सीड करती है 5000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 5000 से इंक्रीज होती है। और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी जो टोटल इनकम है आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को हटाने के बाद भी उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो फिर ये पार्शियल इंटीग्रेशन का केस लग जाता है, ठीक है। सो ये वाले जो स्लैब्स हैं वही बेसिक स्लैब्स जो हम फॉलो करते हैं। 2.5 लाख हमारे 2.5 लाख जो है वो है फॉर द इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, 3 लाख फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर एज बिटवीन 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स, फिर 5 लाख फॉर द 80 ईयर्स, ठीक है। सो ये लग जाता है। ओके, सो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये वाला जो टेबल है स्पेसिफिकली ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना परसेंट लगेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंट हेड्स के अंदर, ठीक है, कंपटीशन ऑफ टैक्सेशन अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 हेड कवर अप करूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो बाकी के हेड्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हैं, ठीक है। बेसिकली उनको कवर अप करना इस पर्टिकुलर वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूँगी जो बचे हुए हेड्स होंगे, ठीक है। सो अभी पर्टिकुलरली हम 2 हेड्स को कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा सैलरी हेड, ठीक है। तो सैलरी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सैलरी क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पैसा देता है, ठीक है, और जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं मॉनेटरी पेमेंट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी पेमेंट, ठीक है। सो जो सैलरी है इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनेटरी पेमेंट्स में इंक्लूड हो जा रहा है, बेसिक सैलरी इंक्लूड हो रही है, बोनस इंक्लूड हो रहा है, कमीशन इंक्लूड हो रहा है, अलाउंसेस इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, एरर ऑफ सैलरी इंक्लूड हो रही है, ये सारे क्या हो गए मॉनेटरी में, ठीक है। बाकी की जो नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आपका HRA ये हो गया, हाउसिंग अकोमोडेशन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो गया, और बाकी एडिशनल कंपोनेंट जैसे कि पेंशन हो गया, ठीक है, परक्विजिट्स हो गए, फैसिलिटीज़ हो गई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब हो गए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। सो मोस्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से आता है और आपका आता है हॉस्टल अलाउंस से, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर कितना उसका एग्जाम्पशन मिलेगी या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आ जाता है, ठीक है। और HRA का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो HRA का हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो HRA के केस में क्या होता है, ये पार्शियली एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अब इसमें से कैसे एग्जाम्पशन लगेगी, इसमें एग्जाम्पशन इज़ द मिनिमम ऑफ HRA रिसीव, ठीक है। अब इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, वो लग जाएगी। पहले HRA कितना मिला वो, ठीक है, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, फिर तीसरा जो है वो है 50% ऑफ द सैलरी। 50% है किसके लिए, मेट्रो सिटीज़ वाले के लिए, और 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए, ठीक है।
फिर है ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हुआ है, ठीक है। और अगर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ है, या कह सकते हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ है, तो एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एग्जाम है अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। मतलब 100 रुपीज़ ये एग्जाम रहेगा पर मंथ पर चाइल्ड के लिए, मतलब 2 बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है। अब इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि कितना परसेंट जो है बेसिकली कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है, कितना नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको लिमिट याद रहेगी कि हाँ 100 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों के लिए अलाउड होता है, ठीक है। सिर्फ ओनली 2 चिल्ड्रंस के लिए अलाउड है यहाँ पे, बाकी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हॉस्टल अलाउंस के ऊपर, ठीक है। तो हॉस्टल अलाउंस में यही सेम कंडीशन है, मतलब 2 बच्चों के लिए अलाउड होगा, ठीक है। पर मंथ पर चाइल्ड यहाँ की लिमिट ज़्यादा हो जाती है, 100 से 300 हो जाती है, ठीक है। हॉस्टल में कितना है, 300 रुपीज़ है पर मंथ पर चाइल्ड। और यूनिफॉर्म अलाउंस अगेन अगर वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ होगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी, बट अगर नहीं हुआ है, ठीक है, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो फिर एग्जामिनेशन कैसे मिलेगी, वो एग्जाम नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेयरनेस अलाउंस वो फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिडक्शंस के ऊपर, डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो ये मेन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है, ठीक है। न्यू स्कीम है जो भी है और ओल्ड स्कीम जो भी चल रही है, सब के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिलेगा 50,000 का, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके केस में पूरी तरह टैक्सेबल होता है। बट जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे में से जो भी लीस्ट होगा, ठीक है, वो दैट वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अमाउंट दे रखा है 5,000 का, या तो 5,000 या तो 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स, any sum paid by the assessee on account of the tax on employment is allowable as a deduction, ठीक है। अगर असेसी ने ही पे किया है, ठीक है, तो फिर वो अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, देन दैट अमाउंट पेड शेल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी, ठीक है। फिर अगर एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया तो फिर उसको इंक्लूड किस में करना है, आपको करना है इसको इंक्लूड ग्रॉस सैलरी में एज अ परक्विजिट, एंड देन डिडक्शन कैन बी क्लेम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सैलरी में जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर अप कर दी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अब हम देख लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है। सो हाउस प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ चार्ज क्या रहेगा, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी है दैट शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपर्नेंट देयर टू, ठीक है। लेकिन अगर वो देखो बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए कुछ। तो अगर वो लैंड बेसिकली वेकेंट लैंड है, मतलब अब कुछ है नहीं, उससे रेंट आ रहा है, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर वो टैक्सेबल किसके अंदर होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ हाउस है ही नहीं, कोई बिल्डिंग ही नहीं है, कि कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। अगर वेकेंट लैंड है तो फिर वहाँ से अगर कोई इनकम आ रही है तो कौन से हेड में आ जाएगी, लास्ट हेड क्या ही बचता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, उसमें जाके वो हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो पीजीबीबी में जाएगी, जैसा भी केस होगा उसके पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका ओनर होना चाहिए असेसी, ठीक है। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर है द प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर एनी पर्पस बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय हिम, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखा है एज एन स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर इस वाले केस में क्या होगा, annual value of the house property will be charged under the head income from house property where it is held as a stock in trade, ठीक है। अगर स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ बिजनेस के लिए भी लेके रखा हुआ है तो फिर इस केस में क्या हो रहा है, जो एनुअल वैल्यू होगी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की, दैट वुड बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट हाँ अब एक बार कंडीशंस देख लेंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, ठीक है, फॉर द बेसिस ऑफ चार्ज, सो ये हो सकता है बस, और से ऐसे कुछ खास क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर इनकी फॉर्मेट की, ठीक है।
तो ये तो फ़िलहाल तो मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ले रखा है, बट हाँ इसको आप यही सेम फॉर्मेट होता है सेल्फ प्रॉपर्टी में, बस ये होता है कि वहाँ पे जो आपकी GAV होती है वो 0 रहती है, ठीक है। वो सबसे पहले आप GAV निकालेंगे, ठीक है, दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से माइनस करते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस के केस में ये जो टैक्सेस हैं ये ओनर ने पे की हूँ, ठीक है, टेनेंट ने अगर पे किया तो वो डिडक्शन नहीं मिलती यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकल आता है आपका, निकल आता है NAV, दैट इज़ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू में से ये डिडक्शंस कुछ अवेलेबल होती हैं। पहले डिडक्शन है 30% ऑफ NAV, ये सबको मिलेगी, ठीक है, 30% ऑफ NAV। फिर है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी बोरोड कैपिटल है, ठीक है, विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। अब सीलिंग लिमिट सिर्फ जो होती है वो होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, बट लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कोई भी तरह की सीलिंग लिमिट नहीं रहती, ठीक है। फिर जो बचता है वो आपका क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिडक्शंस हमने देखा जैसे कि 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू आपको मिलती है। ये डिडक्शन किसके अंदर है, ये है सेक्शन 24 सबसेक्शन A के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो डिडक्शन थी 30% ऑफ द NAV ये मिलेगी, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जब बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। अब ये अगर बोरो किया किसके पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन के तौर पे इसको क्लेम किया जा सकता है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उस केस में ये जो डिडक्शन होगी ये आपको अलाउ होगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। और अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी का केस होगा तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी तरह की सीलिंग लिमिट नहीं रहेगी फॉर बीइंग अलाउड एज अ डिडक्शन। बट अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी डिडक्शन लिमिट आ जाती है, ठीक है। अब लिमिट क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन और आफ्टर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 वेयर सच कंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड विद इन, ठीक है, 1999 के बाद लिया था और उस पर कंस्ट्रक्शन 5 सालों के अंदर जो है 5 फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वॉज, मतलब 5 साल के अंदर अंदर जिस आप पर्टिकुलर ईयर में आपने लोन लिया था, ठीक है, उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर जो कैपिटल है, ठीक है, आपने ली थी, किसके लिए ली थी वो लोन लिया था आपने, किस लिए, एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया वो घर बन के, ठीक है। तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर कोई मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 2 लाख का, ठीक है। और अगर लोन रिपेयर्स, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन या ऐसे कुछ पर्पज़ के लिए लिया तो वहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपको 30,000 का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कितनी हाउस प्रॉपर्टी अलाउड होती हैं रखने के लिए एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो अभी है फ़िलहाल 2 हाउस को आप हाउस प्रॉपर्टी की तरह रख सकते हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह। बाकी का अगर जितने भी एक्स्ट्रा हाउसेस आपके नाम पर हैं वो सारे आपके लेट आउट माने जाएंगे, ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है, जो कि आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन से हैं, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सो डबल टैक्सेशन होता है क्या, जब भी एक भी पर्टिकुलर इनकम पर, सेम इनकम पर डिफरेंट जुडिक्शन में अगर टैक्स चार्ज हो रहा होता है, दैट इज़ योर डबल टैक्सेशन, ठीक है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन, मतलब दिस अराइजेज वेयर व्हेन द सेम इनकम इज टैक्सड इन बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्री में वो जो इनकम है टैक्स हो रही है, ठीक है। पहले तो जहाँ से इनकम जनरेट हुई थी वहाँ पर टैक्स हो रहा है, ठीक है। फिर जहाँ पर जो टैक्स पेयर वो रहता है वहाँ पर भी टैक्स हो रहा है, दैट इज़ हिज रेसिडेंट कंट्री में भी हो रहा है एज वेल एज उसकी सोर्स कंट्री, दोनों जगह पर जो है इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका है जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन। फिर दूसरा है आपका इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या हो रहा है, 2 और मोर टैक्स पेयर्स आर टैक्सड ऑन द सेम इनकम, ठीक है, सेम इनकम पर टैक्स हो रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज सच एज व्हेन टैक्स प्रॉफिट्स आर बोथ टैक्सड एट बोथ लेवल, ठीक है, मतलब बोथ लेवल पर हो रहे हैं, ठीक है।
बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो रहा है एज वेल एज अगेन एट द शेयर होल्डर लेवल। तो फिर इस केस में भी क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। अभी डबल टैक्सेशन हो तो रहा है, ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्या करके इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो कंट्रीज जो है डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं टू अवॉइड दिस डबल टैक्सेशन, सो दैट क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो प्रमोट किया जा सके, ठीक है। सबसे पहला है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो DTA फॉर्म होते हैं जिसमें बायलैटरल ट्रीटीज साइन होते हैं कि हम बता देते हैं कि किसके पास राइट रहेगा कि स्पेसिफिक किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनकम पर वो लोग कौन टैक्स करेगा, सो दैट ये जो डबल टैक्सेशन है वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होगा, द रेसिडेंट कंट्री अलाउज द टैक्स पेयर टू डिडक्ट द टैक्स पेड इन सोर्स कंट्री, ठीक है। तो जो रेसिडेंट कंट्री है वो अलाउ कर देगी टैक्स पेयर्स को, अगर उन्होंने जो सोर्स कंट्री है उसमें टैक्स पे किया तो वो माइनस कर सकते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी से उतना, ठीक है। फिर है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। अब टैक्स एग्जेम्पशन मेथड में क्या है, द रेसिडेंट कंट्री एग्जाम द फॉरेन सोर्स्ड इनकम फ्रॉम द टैक्सेशन, ठीक है। तो अगर फॉरेन सोर्स्ड इनकम है तो उसको जो है टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट द इनकम इज ओनली टैक्स इन द सोर्स कंट्री, सो दैट सिर्फ और सिर्फ सोर्स कंट्री में ही टैक्सेशन लगे, ठीक है। फिर है टैक्स डिडक्शन मेथड। टैक्स डिडक्शन मेथड में क्या हो रहा है, फॉरेन टैक्सेस पेड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम, ठीक है। तो जो फॉरेन टैक्सेस पे हो चुके हैं, ठीक है, उनको डिडक्ट कर सकते हैं आप टोटल टैक्सेबल इनकम, मतलब टोटल इनकम से, सो दैट जो ओवरऑल टैक्सेबल अमाउंट है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स में क्या हो रहा है, रेगुलेशंस बनाई जाती है सो दैट जो कंपनीज है, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम सेटिंग द प्राइसेस इन अ वे दैट शिफ्ट द प्रॉफिट टू अ लो टैक्स जुडिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में क्या हो रहा है, एक तरह की स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है जो कि बिजनेस यूज़ करते हैं सो दैट उनका जो टैक्स लेवलिटी वो कम हो सके, ठीक है। अब ये जो टैक्स लेवलिटी कम हो रही है ये इलीगल वे से नहीं हो रही है, ये हो रही है लीगल वे से, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए ये लोग अपनी टैक्स लेवलिटी कम करते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्वॉल्व होती है डिफरेंट तरह की एनालाइजिंग, डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और प्लान करते हैं सो दैट सारे एलिमेंट्स एक साथ कम करें और जो कंपनी का टैक्स लायबिलिटी वो लो हो, ठीक है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले तो है कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। अगर टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी तो फिर कंपनी को जो है, अगर वो प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करेंगे तो इससे जो ओवर पेमेंट है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा पहले। बस बेसिकली उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स जो है जितना उनको टैक्स पे करना चाहिए वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर टैक्सेस कम होंगे, ठीक है, अगर टैक्सेस कम रहेंगे, ठीक है, तो कंपनीज कैन रिटेन मोर टैक्स, कंपनीज के पास ज़्यादा कैश रहेगा, कंपनी कैन रिटेन मोर कैश एज वेल एज इनहेंसिंग देयर एबिलिटी टू री इन्वेस्ट, ठीक है। अगर उनके पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो फिर वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशन में और डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स अगर वो लेना चाहते तो वो। फिर नेक्स्ट है इन्हेंस्ड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। जब इन्हेंस्ड कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो, अगर लो टैक्सेस रहेंगे, ठीक है, तो ये कंपनी को क्या ऑफर करेगी कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सके, ठीक है, क्योंकि और एज वेल एज वो अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। और जो पैसा बच रहा है, ठीक है, पैसा भी तो बचेगा ना, अगर टैक्स ज़्यादा नहीं लग रहा तो पैसा बचेगा तो फिर दे कैन री इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वे में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट डिसीजंस को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, मर्जन वगैरह हो गए, ये सब। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो प्रोएक्टिव मतलब पहले से अगर आप टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं, दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। तो कैसे रिस्क वगैरह हैं, ठीक है, नॉन कंप्लाइंस एंड अनएक्सपेक्टेड टैक्स लाइबिलिटीज जो अराइज हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली कर लेंगे तो वो अराइज नहीं होंगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली अगर एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग्स रहेंगे तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा रहेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा रहेंगे तो फिर आओ जो डिविडेंड्स देना है शेयर होल्डर्स को वो भी हायर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। बाय ऑप्टिमाइजिंग द टैक्स लाइबिलिटी कंपनीज कैन एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, क्योंकि अब जो टैक्स लाइबिलिटी अगर वो ऑप्टिमाइज हो गई तो उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, देन दैट कंपनी कैन एलोकेट दोज रिसोर्सेज फॉर मोर इफेक्टिवली, ठीक है।
ऑलराइट, तो इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल ये ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन क्या होता है, दोनों ना सुनने में यही लगता है कि टैक्स नहीं देना, पर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। जब टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे होते हो तो ये लीगल तरीके से होता है, लीगल तरीके से आप टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टैक्स एवेजन में क्या हो रहा है, आप इलीगल तरीके से जो टैक्स है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। मेथड क्या यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, लीगल स्ट्रैटेजीज यूज़ हो रही हैं विद इन द टैक्स कोड, ठीक है। टैक्स लिमिट्स जो भी है बेसिकली आप लूप होल्स चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ से टैक्स अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर टैक्स एवेजन की बात करें तो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड यूज़ हो रहा है और मिसरिप्रेजेंटेशन ये सब यूज़ हो रहे हैं। और एथिकल नॉर्म्स की बात की जाए तो टैक्स अवॉइडेंस अगेन क्योंकि ये लीगल रहता है तो यहाँ पे क्वेश्चनेबल एथिक्स हैं, बट दे आर विद इन द लॉ, ठीक है। यहाँ पे अनएथिकल है एज वेल एज इट्स अ क्राइम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, टैक्स अवॉइडेंस के ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, कोई भी लीगल पेनल्टी नहीं लगने वाली इफ़ डन करेक्टली, अगर करेक्ट तरीके से किया है। बट अगर टैक्स एवेजन की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्रिमिनल इन नेचर है, ठीक है। इट्स लाइक अ क्राइम कि आप टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली टैक्स अवॉइड तो करें लेकिन आप उसको इलीगल तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे फाइन हो गया या फिर इम्प्रिजनमेंट, ये सब हो गया, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अगर देखी जाए टैक्स अवॉइडेंस के केस में, फॉर एग्जाम्पल टैक्स क्रेडिट्स ले ली, डिडक्शन ले ली, एग्जाम्पशंस ले ली, ठीक है। टैक्स इवेजन का जो केस होता है यहाँ पे जैसे इनकम आपने छुपा ली, ठीक है, या फिर फॉल्सी रिकॉर्ड्स दिखा दिए कि ये यहाँ से इनकम आई जबकि वहाँ से नहीं आई थी वो, ठीक है। अब कुछ टेक्निक्स हैं फॉर टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले इनकम स्प्लिटिंग एंड इनकम शिफ्टिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग इनकम मतलब डिफरेंट एंटिटीज़ में अपने इनकम को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स में दे दिया, ठीक है, जिनका जो टैक्स ब्रैकेट है वो कम है, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी वो कम हो जाती है, ठीक है। शिफ्ट्स में क्या होगा, आपने डिफरेंट शिफ्ट कर दिए, जैसे सब्सिडरीज में कर दिए इन लो टैक्स जुरिडिक्शन, जहाँ पे मतलब बेसिकली जहाँ पे कम टैक्स लगता है जिन कंट्रीज में, तो आपने वहाँ पे शिफ्टिंग कर ली, वहाँ पे सब्सिडरी खोल के शिफ्ट कर लिया अपना जो इनकम को। फिर है मैक्सिमाइजिंग द डिडक्शंस एंड क्रेडिट, बिजनेस कैन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम बाय ऑप्टिमाइजिंग द डिडक्शंस, तो डिडक्शंस जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करके आपने जो है अपनी इनकम बेसिकली प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके अपनी जो है टैक्स लायबिलिटी को कम कर लिया, ठीक है। लाइक डेप्रिशिएशन और R&D एक्सपेंसेस, इन पे आपको डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेरिंग इनकम एंड एक्सेलरेटिंग डिडक्शंस, ठीक है। जो आपकी इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, उनको रिकोगनाइज करना टू अ फ्यूचर पीरियड, देन एक्सेलरेटिंग द एग्जाम्पशन एक्सपेंसिव, मतलब आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, फॉर द करंट ईयर। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेट होता है, ठीक है, उसमें आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, द कंपनी इज़ बैलेंसिंग डेट एंड इक्विटी सो दैट कंपनी कैन यूज़ द टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट, ठीक है, सो दैट उसका जो ओवरऑल टैक्स बर्डन वो कम हो जाए। फिर है लॉस्ट हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, ऑफसेटिंग द कैपिटल गेन्स विद कैपिटल लॉस, जो भी लॉसेस वगैरह उसके साथ सेट ऑफ कर देना, ठीक है। दिस इज अनदर टेक्निक। फिर है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, सेटिंग प्राइसेस फॉर द टैक्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड कंपनीज टू एलोकेट प्रॉफिट टू द लो जुरिडिक्शंस कंप्लाइंग विद द आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि यूज़ करके कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को किया जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स, एडवांस पेमेंट, ई फाइलिंग, ये सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो अगेन ये भी ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो देख लेंगे सो दैट रिवीजन भी क्विक रहे और एज वेल एज हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर अप हो जाए, है ना। सो अब TDS क्या है, अगेन आपको पता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। अब TCS क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। आर द मैकेनिज्म वेयर टैक्स इज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ अर्निंग और पेमेंट, ठीक है। इट इज़ मैंडेटेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। अब TDS एप्लीकेबिलिटी किस पर रहेगी, इट इज़ डिडक्टेड बाय द पेयर, पेयर जो होता है, ठीक है, जो पे कर रहा होता है, ही इज़ डिडक्टिंग इट, जिसमें जैसे कि एम्प्लॉयर हो सकता है या फिर बैंक हो सकती है, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड रेट, और इनकम सच एज सैलरी, इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट, इस सब पे क्या है पहले से डिडक्ट कर लेते हैं वो लोग देने से पहले, ठीक है। अब TCS क्या है, कलेक्टेड बाय द सेलर एट अ प्रिस्क्राइब रेट ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक लिक्वर, स्क्रैप, मिनरल्स, ठीक है, ये हो गया। फिर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, डिडक्टर्स मस्ट डिपॉजिट, जो भी डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी कलेक्ट कर रहा है उसको प्रॉपरली जो है गवर्नमेंट को
डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। एज वेल एज दे हैव टू फाइल द क्वार्टरली स्टेटमेंट टू अवॉइड पेनल्टीज़। फिर पेनल्टीज़ में क्या हो गया, नॉन कंप्लाइंस की पेनल्टीज़ रहेंगे, ठीक है, जैसे कि डिले इन डिपॉजिट हो रहा है, फिर इनकरेक्ट डिडक्शंस कैन लीड टू पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए एडवांस टैक्स की, ठीक है, तो एडवांस टैक्स क्या होता है, आप इन एडवांस जो है बेसिकली आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, इन एडवांस आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो एडवांस टैक्स जो होता है इट रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बीन एन एस्टिमेटेड इनकम। तो आप बेसिकली एस्टिमेट करके रखते हैं कि आपकी टोटल इनकम इतनी हो सकती है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उसके बेसिस पर आपने जो एक बार एस्टिमेट कर ली इनकम, ठीक है, फिर उस पर देखते हैं आप टैक्स कितना लग रहा है, ठीक है, जो भी टैक्स लगेगा, ठीक है, वो देखेंगे। फिर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें से आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में दे देते हैं पहले ही, ठीक है, रेदर दैन गिविंग इट इन लमसम एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ईयर जो मतलब बेसिकली साल के ख़त्म होने पर नहीं दिया जाता है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट में आप पहले ही पे कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने एस्टिमेटेड इनकम निकाली, फिर उस पर टैक्स निकाला कि इतना टैक्स लगभग बनेगा, ठीक है, फिर इन इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो सेक्शन 208 की बात हो रही है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है, अगर एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल इफ़ टोटल टैक्स लाइबिलिटी एक्सीज 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आपने जो भी एस्टिमेशन बनाई थी उसके हिसाब से अगर टोटल लाइबिलिटी आपकी एक्सीड कर रही है 10,000 से इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन कौन पे करता है, इंडिविजुअल पे करते हैं, कंपनीज पे करती हैं, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स हुज इनकम इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अ फुल टीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट इसकी पेमेंट कैसे होती है, ठीक है, तो 15% आपको एस्टिमेटेड जो भी टैक्स है आपका वो 15 जून तक दे देना है, ठीक है। फिर 45% तक आपको 15 सितंबर तक दे देना है, ठीक है। 75% आपको 15 दिसंबर तक दे देना है, फिर 15 मार्च तक दे देना है, ठीक है। तो कितने कितने महीने का गैप आ रहा है आप खुद ही देख लीजिए, देखो जून से चालू हो रहा है, यहाँ से जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वार्टरली है, ठीक है। So these dates ensure that the tax is paid in quarterly installment throughout the financial year, ठीक है। तो यही आपकी क्या होता है, एडवांस टैक्स होता है। तो एडवांस टैक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि कितनी परसेंट कब तक एस्टिमेटेड मतलब आपको दे देनी होती है, मतलब बेसिकली पेमेंट कब तक कर देनी होती है, ठीक है। सो 15% जो है एस्टिमेटेड टैक्स कब तक देना है, 15 जून तक दे देना है, ठीक है। फिर 45% 15 सितंबर तक है, फिर अगेन 75% कब तक है, 15 दिसंबर तक है, फिर 100% तक 100% है आपका 15 मार्च तक, ठीक है। अब ई फाइलिंग पर आ जाते हैं, ठीक है। सो ई फाइलिंग क्या होता है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, देन दैट इज़ योर ई फाइलिंग, ठीक है। सो इनकम टैक्स रिटर्न बाय ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप जब भी जो आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग करें तो दैट इज़ योर ई फाइलिंग, अगर आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द पोर्टल। अब ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो गया पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंडेटरी ई फाइलिंग किस किस के लिए, फॉर इंडिविजुअल्स ई फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर द इंडिविजुअल्स हुज टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख, ठीक है, एंड दोज हु कैन क्लेम डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट्स। फिर कंपनीज के लिए क्या है, कंपनीज हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड मस्ट फाइल रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। जो भी कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स ऑडिटेड होने ज़रूरी हैं तो दे हैव टू फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। और टैक्स पेयर्स की बात की जाए, कुछ सर्टेन टैक्स पेयर्स हैं सच एज जो सेक्शन 10A 10B और ATI के दिए, दे ऑल्सो हैव टू फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ई फाइलिंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, इन फॉर्म से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स मैंने यहीं इंक्लूड कर दिए जितने भी फॉर्म्स हैं। सबसे पहला फॉर्म सहज 1, ठीक है, बेसिकली सहज ITR 1 जिसको आप सहज भी बोलते हैं। ITR 1 किसके लिए होता है, इट इज़ फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है उनके लिए है ये। फिर ITR 2 फॉर द इंडिविजुअल्स एंड HUF विद द इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, जिनकी मल्टीपल सोर्सेज में से इनकम है, जिससे इंक्लूड हो रहा है कैपिटल गेन्स एज वेल, ठीक है। ITR 3 है, फिर ITR 4 है, ITR 5 6 7 है, किसके लिए ITR 4 5 6 7 फॉर कंपनीज फॉर फॉर्म्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन ITR 1 से आता है और
बस बेसिकली ITR 1 से आता है। और ये भी क्वेश्चन पे जाता है कि सहज फॉर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, ITR 1 को ही सहज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, रजिस्टर ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, जो भी पोर्टल है इनकम टैक्स का, इसके यहाँ पर रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन जो भी क्रेडेंशियल है आपको उसको लॉगिन कर देना है। फिर फॉर्म सिलेक्शन करना है कि आपके हिसाब से कौन सा ITR आपको फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको एक्यूरेटली फिल कर दीजिए। और उसके बाद वैलिडेशन होगा, ठीक है। द पोर्टल प्रोवाइड्स द प्री फिल्ड डेटा एंड वैलिडेशन चेक्स टू रिड्यूस द एरर्स, ठीक है। फिर सबमिट कर देंगे आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो यही है। बाकी के जो बचे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर दूँगी। जैसे हमारा कैपिटल गेन बचा है, PGP भी बचा है, ठीक है, और अदर सोर्सेज भी बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सब ऑलमोस्ट कवर अप हो गए हैं, बस ये 3 टॉपिक्स जो हैं बचे, मैं आपके पार्ट 2 में कवर अप कर लूँगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ की आपके पास नोटिफिकेशन रहे।